एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप सभी, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगे पर जमकर सियासत हो रही है। तिरंगा जो भारत की आन बान और शान है, केंद्र सरकार की हर घर तिरंगा मुहिम पर राजनीतिक रंग चढ़ गया है। सियासतदान हर घर तिरंगा मुहिम को अपने अपने हिसाब से पेश कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर सियासी लड़ाई तिरंगे पर क्यों आई है, राष्ट्रध्वज पर आखिर क्यों मचा है सियासी लड़ाई। आप सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो विपक्ष के सांसद है वो भी तो हिंदुस्तानी है। क्या उनको एक विशेष आमंत्रण की जरूरत है अपना ही तिरंगा उठाने का? क्या उन्हें एक आमंत्रण की जरूरत है अपने ही तिरंगे का सम्मान करने? 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज का नारा देते हुए कांग्रेस के अधिवेशन में तिरंगा फहराया था। आज उसी तिरंगे को स्वीकार किया गया है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। पर प्रधानमंत्री जी एक चीज तो बताइए, सालों तक आपकी मातृ संगठन ने अपने कार्यालय पर झंडा क्यों नहीं फहरने दिया था? अब तो राष्ट्रीय ध्वज है, देश की आजादी है, सबको करना था, करना पड़ेगा, वरना जनता माफ नहीं करेगी। भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है। आपको मालूम है भाजपा की जो मातृ संस्था है उसने 52 साल तक नागपुर के अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और कमीशन खोरी में बर्खास्त कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा ने पिछले दिनों बयान दिया कि भारत का झंडा भारत का तिरंगा नहीं रहेगा, भगवा झंडा भारत का राष्ट्रीय ध्वज होगा। यह बयान देते हैं भाजपा। आपने सुना किसी ने माफी मांगा, किसी बीजेपी के नेता ने? और अभी भी वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनके कर्नाटक में मौजूद है और उसके बयान आप लोगों ने देखे थे, सारे टीवी चैनल्स पे चले थे उस समय। तो तिरंगा से इनका क्या लेना देना है? तिरंगे के प्रति इनके मन में कोई आस्था नहीं है। इनके नेताओं की सोच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के विरोध में रही है, इनका कृत्य विरोध में रहा है। तो अलग अलग दल के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। आप ये समझिए, तमाम राजनीतिक दलों की अपनी विचारधाराएं हैं, अपने दफ्तर है, अपने कार्यकर्ता हैं, अपना अपना संगठन है, लेकिन इस देश का झंडा तो एक ही है। ये उस पर भी लड़ पड़ते हैं। कुछ सवाल है आपके सामने रखते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सियासी लड़ाई आखिर तिरंगे पर क्यों आ गई है? सवाल ये, हर घर तिरंगा अभियान पर राजनीति क्यों हो रही है? सवाल ये भी, क्या सरकारी कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया गया? क्या अब तिरंगे पर राजनीति होगी? तिरंगा किसका है, इस पर बहस होगी क्या? सवाल ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सारिका जैन प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं, सुनील कुमार प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, दीपचंद राठौड़ जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सारिका जी, सबसे पहले तो ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम के बारे में बताइए दर्शकों को जल्दी से। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में भी इस घोषणा की है कि 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर में तिरंगा होना चाहिए, क्योंकि एक देशभक्ति की भावना और ज्यादा जागृत होगी। तो ये कोई, मैं सबसे, जो भी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां बैठी है, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, केजरीवाल पार्टी हो, मैं सबसे बोलना चाहूंगी कि राष्ट्रीय ध्वज हम सबका ध्वज है। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक राष्ट्र नीति होनी चाहिए। आप राजनीति से उठकर ऊपर सोचे कि आखिर आप लोग किस तरह का विरोध करने पर आ गए हैं। आप राष्ट्र का विरोध करने पर आ गए हैं। जो हमारा झंडा है वो सभी का है। हमारी भाषाएं अलग हो सकती है, हमारा धर्म अलग हो सकता है, हमारे क्षेत्र अलग हो सकते हैं, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा झंडा एक है। तो उसके लिए कोई भी किसी तरह का, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इसमें इस चीज का तो हमें बहस ही नहीं करनी चाहिए थी इस मुद्दे पर, क्योंकि ये मुद्दा बहस करने का नहीं है। ये तो सबको साथ, सबका विकास करने का मुद्दा है, सबको साथ आकर झंडा फहराने का मुद्दा है। इसमें तो सभी पार्टियों को बल्कि तारीफ करनी चाहिए थी कि किस तरह की मुहिम चलाई है, जिससे कि हम भी मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि सभी देशभक्तों में, सभी नागरिकों में देशभक्ति की भावना पैदा होगी। ठीक है, ये आपका ओपनिंग कमेंट है। एक काउंटर सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ। मान लीजिए कि अगर किसी ने झंडा नहीं फहराया, इसे सम्मान से ना जोड़ेगा। मैं तो ये मानती हूँ कि बेहद ही निजी मसला है ये, लेकिन अगर किसी ने झंडा नहीं फहराया तो क्या वो देशद्रोही है? मतलब कोई पैरामीटर है तो वो भी एक बार जरा क्लियर कर दीजिएगा।
देखिए, हम भारत में रहते हैं, हमारे लिए राष्ट्रगान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा झंडा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए हमारा जो राष्ट्रगीत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई जवान सीमा पर जाता है तो वो अपने झंडे की सुरक्षा के लिए जाता है कि हमारा झंडा झुकने ना पाए। अगर कोई किसान अपने खेतों में काम करता है तो वो इसलिए काम करता है कि हमारे देशवासियों का पेट भर सके और हमारा झंडा ऊंचा उठता रहे। और कभी कोई हमारा खिलाड़ी विदेश जाता है, अपने ओलंपिक्स में जीत कर आते हैं तो वो झंडे को गर्व से हाथ में मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं वही आ रही हूँ जीनत जी। जब कोई खिलाड़ी विदेश से वापस आता है तो वो बहुत गर्व की अनुभूति करता है जब अपने झंडे को वो ऊंचा करता है। तो इसी तरह मैं तो बोलना चाहूंगी, कोई ना करे वो उसकी निजी मामला है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी जी हमारा आह्वान करते हैं, बोलते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति जी इसका उद्घाटन करते हैं, तो ये एक सरकारी काम है, ये कोई बीजेपी का काम नहीं है, ये एक सरकारी संस्था का काम है जो सबको बोला है सबको करे। और जब हम छोटे थे, हम स्कूल में, कोई हमारे राजनीति में तो थे नहीं, हम स्कूल में थे, उसमें लड्डू बांटे जाते थे, फ्लैग होस्टिंग होता था, हम सैल्यूट करते थे। मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हुई हूँ तो वहां पर भी बहुत सम्मान दिया जाता था। तो ऐसे बचपन में रगों में भरा हुआ है हम लोगों की देशभक्ति। तो इसमें मैंने इसीलिए कहा कि निजी मसला है। मुझे तो याद है, मैं कई बार अपने प्रोग्राम में बोल चुकी, मैं तो सर्वोदय कन्या स्कूल रोहिणी सेक्टर 1 से, और हम तो स्पेशली 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जाते थे, झंडा भी खरीदते थे। और जो स्कूल से, वैसे तो सरकारी स्कूलों में क्या ही बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन फिर भी जो बिस्किट और जो लड्डू मिलते थे हमारे लिए तो वही सब कुछ था। वो उस सुख की तो कोई, मैं कहती कोई परिभाषा ही नहीं है ना। लेकिन जो मेरा मूल सवाल था, मैं उस पर जरूर आपसे जवाब आगे भी लूंगी। सुनील कुमार जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ। सुनील जी, उपराष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश का होता है। तिरंगा भी देश का है। अधीर रंजन चौधरी साहब को कल जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, क्या जरूरत थी उनको सर इस तरह के स्टेटमेंट देने की? किस बात का विरोध कर रहे हैं आप लोग? जीनत जी, हम तिरंगा जो है वो हर कांग्रेसी की रगों में लहराता है, और कांग्रेस तिरंगे का महत्व मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस से ज्यादा किसी दूसरी पार्टी के किसी अन्य सदस्य को होगा। ये हमने इसको अडॉप्ट किया। इस तिरंगे की लड़ाई के लिए कांग्रेस ने आहुतियां दी हैं, कांग्रेस ने अपनी जान गंवाई है। और जो लोग तिरंगे को लेकर आज तक संजीदा नहीं थे, वो हमें तिरंगे का ज्ञान देंगे तो ये हमें एक्सेप्टेड नहीं है। और जिस पार्टी, जो पार्टी की सरकार है, उस पार्टी का जो मातृ संगठन है, उसने 52 साल तक तिरंगा नहीं फैलाया अपने कार्यालय में, वो हमें क्या ज्ञान देंगे? वो क्या हमें राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे? वो हमें इस पे ज्ञान कम से कम ना दे। तिरंगे का सम्मान, मान हमारे लिए शान है, हम उसकी शान के लिए हमेशा लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। तिरंगे का कोई विरोध नहीं कर सकता, जो विरोध करता है वो देश विरोधी है। परंतु जिस प्रकार से तिरंगे को एक इवेंट मैनेजमेंट बनाया गया है, और ये भी आज 8 साल बाद तिरंगे की याद आई, ये भी देखो, ये राजनीति नहीं तो क्या है? अगर ऐसी बात होती तो जिस दिन ये सरकार आई थी उसी दिन बोलती कि हमको तिरंगा घर घर फहराना है। आज 8 साल बाद ये इवेंट बनाने, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं आगे, 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, तो जो स्वार्थ की राजनीति के तहत जो किया जा रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल ये पूरी 24 की स्क्रिप्ट है? बिल्कुल 24 की स्क्रिप्ट है, बिल्कुल 24 की स्क्रिप्ट है। अगर 24 की स्क्रिप्ट ना होती, अगर मेरे अंदर, अगर हमारी पार्टी है, अगर उस पार्टी के एजेंडे में है कि भाई हम तिरंगा घर घर फहराएंगे, तो पहले दिन ही क्यों नहीं? ठीक है, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप और विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी बार बार कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम और उससे उपजी पार्टी, आपने तिरंगे का जिक्र किया, आप तिरंगे के 3 कलर और उसमें फिर वो अशोक चक्र, वो कैसे सिलेक्ट होता है, वो उस सब पे मैं जाऊंगी तो ज्यादा समय खराब हो जाएगा, ज्यादा समय खराब होगा। लेकिन क्या ये वही कांग्रेस है जो उस दौर में थी? वो बड़े नाम मैं एक बार ले लेती हूं, और क्या मैं ये मानूं कि आज वही कांग्रेस है? मौलाना अबुल कलाम आजाद उस संविधान सभा में जिसमें राष्ट्रध्वज पसंद किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, सभी की इच्छा शामिल होती है। भीमराव अंबेडकर का जिक्र करेंगे, उज्जवल सिंह, फ्रैंक एंथनी, एस.एन. गुप्ता, के.एम. पणिक्कर, उस वक्त सरोजनी नायडू, राजगोपालाचारी। क्या ये वही कांग्रेस है? और कब तक आप लोग ये बात बार बार कहेंगे? क्या आपका एकाधिकार है तिरंगे पर?
नहीं, आप हमारी मुझे विरासत है मैडम जीनत जी, हमारी विरासत है। हम तिरंगे को लेके आए थे। तिरंगा पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया था 31 दिसंबर 1929 को। ये कहां थे? ये भाजपा कहां थी उस समय? इनके लोग कहां थे? और जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि अब तिरंगा फहरा दिया, ये झुकना नहीं चाहिए। उस तिरंगे को ना झुकने देने के लिए प्रयास हमने किया है, हमने कुर्बानियां दी हैं। कौन सी कुर्बानी इन्होंने दी है तिरंगे के लिए, जरा बताएं एक बार। तो तिरंगा हमारी रगों में है, हमारे डीएनओ में तिरंगा है, परंतु हमने तिरंगे को लेकर कभी इवेंट नहीं बनाया, कभी पब्लिसिटी नहीं करी, कभी उसका वोट का फायदा नहीं उठाया कि कल को हमें वोट मिलेंगी। अरे हमारे अंदर जो है देशभक्ति की भावना है। हमारे लोग तो सूली पर चढ़ गए, हमारे लोगों ने तो लाठियां खाई है, हमारे लोग नहीं, तब वो जेलों आपके में नहीं रहे। थे, तब वो स्वतंत्रता सेनानी थे सर, इस बात को समझना होगा। कांग्रेस थी, आजादी कांग्रेस के पार्टी बाद थी। अब मैं आपसे एक चीज और सर सुनिए तो सही, हाँ, सुनिए एक सेकंड सुनिए। आजादी के बाद मुझे लगता है कि आपको ये स्टेटमेंट याद होगा, गांधी जी ने कहा था कि अब कांग्रेस वो जो पूरा एक संगठन था उसे भंग करना चाहिए। नहीं, उन्होंने उनके गांधी जी के कथन को गलत तरीके से पढ़ा जाता है। उन्होंने ये नहीं बोला था कि इस कांग्रेस संगठन को खत्म करना है। अगर ऐसी बात होती, ये इसके प्रमाण दिखा दूंगा मैं आपको कि ऐसा नहीं कहा था, ये मिसकोट किया जाता है। ये उस समय कांग्रेस ने ही आजादी की लड़ाई लड़ी थी, वो कांग्रेस ही थी। और उस कांग्रेस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने लड़ाई लड़ी थी, इसीलिए चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म फिर का था। वही एक अधिकार। और क्या आपको लगता है कि अब तिरंगे पर भी कब्जा करने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से, आप ये कह रहे हैं, या फिर सिर्फ इलेक्शन के लिए है? कब्जे की बात नहीं है, कब्जा तो कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। ये तो हमारी सबकी विरासत है। परंतु ये इलेक्शन को लेकर इवेंट मैनेजमेंट बनाया जा रहा है, हम उसका विरोध चलिए कर रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब आप तैयार रखिएगा, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, और फिर और सवाल जवाब लेंगे। सुनील कौशिक जी, मैंने शुरू में एक बात कही थी, हर पार्टी के पास अपना कार्यालय है, अपनी विचारधारा है, अपने कार्यकर्ता हैं, सब कुछ तो है उनके पास अपना। तिरंगा तो हम सबका था, क्या इसको लेकर भी हम एक नहीं हो सकते थे? क्या ये जो इतना बड़ा एक सरकारी कार्यक्रम है और इस पर इतना ज्यादा विवाद हो गया, इसकी जरूरत थी, या सच में ही अब तिरंगा किसका, इस बात को लेकर बहस हो रही है सर? देखो जीनत, तिरंगा जाति का है और कुछ उंगलियों पे गिनने वाले लोग इस पर टीका करें कि ये मेरा है उनका, ये बड़ा हादसा होगी। निश्चित तौर से हर देश के नागरिक ने इसकी महत्ता को समझा है, सम्मान भी करता है। और जो कांग्रेस के नेता कह रहे थे, बड़ा हास्यास्पद बात कह रहे थे, ये अमृत महोत्सव मर रहा है, ये इसको इलेक्शन से और 2024 और 2023 में होने वाले इलेक्शन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। पिछले में पहले भी इलेक्शन होते रहे और ये कह रहे थे 8 साल से क्या हुआ, 8 साल पहले अमृत महोत्सव नहीं था। क्या अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, मुझे लगता है बड़ा इवेंट होना चाहिए। हर नागरिक का, छोटे से बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, इसमें झूमना चाहिए कि 75 वर्ष होने पर हमने आजादी में क्या खोया, क्या पाया, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि जब हम छोटे थे, आप भी छोटी रही होगी, तब के इवेंट में और आजकल के इवेंट में बहुत अंतर आ गया। पहले की जो स्थिति, जो लगाव था, वो आज के लगाव के बच्चों में बहुत अंतर आ गया है। तो निश्चित तौर से मानिए कि बड़े इवेंट के साथ साथ हमें उन बच्चों में वो चीजें भी डेवलप करनी पड़ेगी, जैसे कि झंडे का एक सम्मान बचा रहे और बना रहे। और मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को कम से कम इसको यदि कोई नियम बनाना है तो निश्चित तौर से लागू किया जाए। हर व्यक्ति को मनाना पड़ेगा, कोई इससे छूट ना पाए, और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जितना ऐसा कांग्रेस का योगदान है देश की आजादी के समय, अच्छी बात है, सारा देश स्वीकार करता है और इसको झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन उसके आधार पर माने कि अब आगे वाले लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता या उनका कोई योगदान नहीं है। सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोग कहाँ हैं? महात्मा गांधी के परिवार के लोग कहाँ हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिवार के लोग कहाँ हैं? जिस समय जो व्यक्ति इस देश के लिए योगदान देगा उसका सम्मान होगा। कांग्रेस के जो बड़े नेता रहे हैं, चाहे इंदिरा गांधी रहे हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे राजीव गांधी रहे हों, योगदान देश के लिए है, इसको देश का हर व्यक्ति मानता है। लेकिन उनके आधार पर यह कहें कि जो पीढ़ी आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कुछ नहीं करेंगे और उनको देश के हर नागरिक नेता मानने लगा, वो नहीं हो सकता है।
काम करना पड़ेगा। और काम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी करेंगे तो मोदी रोकने वाले कोई नहीं हो सकते, बीजेपी रोकने वाले कोई नहीं हो सकती। ये जनता के हाथ में है और जनता स्वीकार करेगी कि काम आपका अच्छा है तो आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन इस तरीके की बातें करना, हसरत बातें करना कि चुनाव से जोड़ना या उनका कोई योगदान नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत छोटी बातें होंगी। चलिए, दीप चंद राठौर जी भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। दीप चंद जी, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस तो चलिए आमने सामने से दो हाथ करती हुई इस पूरे विषय पर नजर आ रही है। अधीर रंजन चौधरी का स्टेटमेंट, वो कहते हैं कि आजादी की जंग के समय जो अखबार निकाला था उसके खिलाफ आज घिनौनी साजिश हो रही है, हम अपना कार्यक्रम करेंगे, हम भाजपा के पॉलिटिकल एजेंडे में कैसे शामिल हो। फिर मैंने देखा फारूक अब्दुल्ला साहब, उनका स्टेटमेंट है अपने घर के अंदर रखें। महबूबा मुफ्ती एक कश्मीर के झंडे को बाकायदा ट्वीट करती हैं और भारत के झंडे को भी, और उसके बाद वो कहती है कैसे आपने इसे अलग करने की कोशिश किया। शफीकुर रहमान बर्क आते हैं, वो भी कहते हैं कि भाई जो नहीं लगाते वो देशद्रोही नहीं हो जाते। पूरा विपक्ष ही क्यों इस कार्यक्रम को लेकर सवाल उठा रहा है, क्या आप इसके पीछे देख रहे हैं सर? जीनत जी, पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि ये भारत सरकार का कार्यक्रम था तिरंगा उत्सव, लेकिन इसमें विपक्ष पार्टी अगर नहीं आती है तो ये उनकी नाकामी है, क्योंकि ये किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने नहीं ऑर्गेनाइज किया था, ये भारत सरकार का प्रोग्राम था, तो इसमें हम सबको मिलकर साथ मिलकर बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ अब क्या है, विचारधारा की लड़ाई है। और विचारधारा क्या है कि तिरंगा, मैं अपनी विचारधारा बताता हूँ और विपक्ष वाले अपनी विचारधारा अलग बताते हैं, बीजेपी वाले अलग विचारधारा बताते हैं, लेकिन तिरंगा जो है वो हमारी आन बान शान है। जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो एक दिन तिरंगे का सम्मान नहीं करेगा, वो 365 दिन तक लगातार तिरंगे का सम्मान करेगा। अब यही फर्क मैं बताना चाहूंगा कि मैंने भी दोनों प्रवक्ता को सुना। एक तरफ तो बोलता है कांग्रेस वाले कि वे तिरंगा हमारे पूर्वजों की देन है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि तिरंगा हमारा है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें फर्क क्या है। तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी अस्मिता है, तिरंगा देश का सम्मान है और तिरंगा देश की शान है। तिरंगा संदेश देता है लोकतांत्रिक देश में कैसे सभी वर्ग, सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। इसमें 3 रंग है, हरा, सफेद, केसरिया, और भाईचारे की निशानी है। लेकिन ये तय मान लीजिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग नागपुर से कानपुर तक जो एक तरह का झंडा लहराना चाहते हैं, वो उनको भी मैं कहना चाहूंगा वो कान खोल के सुन ले। ये देश, इस देश के अंदर, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर अगर कुछ लहराएगा तो वो सिर्फ तिरंगा लहराएगा। आपने देखा होगा कि अब ये क्या हुआ कि दोनों ही पार्टियां इसको इवेंट्स बनाने के चक्कर में और पॉलिटिकल फायदा लेने के चक्कर में, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भारत सरकार का कार्यक्रम था, बिल्कुल था, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जब आपके येदियुरप्पा तिरंगा का सम्मान नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि भगवे को हम राष्ट्रीय ध्वज बनाएंगे, तो आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? ईश्वरप्पा सॉरी, आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? लेकिन मेरा मानना यह है कि जब कांग्रेस ये कहती है कि हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, ये तिरंगा हमारा है, ऐसा नहीं है। देखो, महात्मा गांधी जी का सभी सम्मान करते, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उसमें हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, सिख भी था, ईसाई भी था। 36 कौम ने मिलकर इस देश की भागीदारी के अंदर साझा योगदान दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी उस पर अपना महत्व तो जमाए तो वो भी गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है। जिस तरह आपने देखा अभी नेशनल हेराल्ड के ऊपर ईडीआई छापा मार रही है, कांग्रेस आज सड़कों पर उतर रखी है, लेकिन इसको ये दिखाना चाहते हैं। और ये भी सत्य है कि आज इस देश के अंदर जिस तरह की मैं सोच रहा हूं कि आज इस देश के अंदर एक नफरत बढ़ती भी जा रही है, वो कम नहीं हो रही है। तो माननीय मोदी जी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आप तिरंगे का सम्मान तो करिए, तिरंगे का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ देश के अंदर एक सौहार्द उसको भी बनाए रखे। क्योंकि कभी तो आप कहते हैं कि हमें कट्टर हिंदूवाद चाहिए, कभी आप कहते हो तिरंगा उत्सव बनाएंगे। तो अब ये आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आपको उनके स्टेटमेंट में या बीजेपी के जिन नेताओं के स्टेटमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस नेता का उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो कॉन्ट्रडिक्टेड, विरोधाभासी स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, एक सख्त कार्रवाई की जरूरत हो जाती है, या फिर आप ये मानते हैं कि नहीं, ये पॉलिटिकल ही पहलू है? इसे हम और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वाकई केसरिया बलिदान का प्रतीक है। जब हम सफेद रंग का जिक्र करते हैं, वो हमारी पवित्रता का प्रतीक है। और उम्मीद यानी कि हरा रंग, तिरंगे की बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं हम, फिर और इसके तमाम जो पहलू हैं, डीपी बदलने को लेकर भी विवाद हो रहा है। तो ट्विटर पे डीपी
बहुत ट्रेंड कर रही थी। चर्चा करेंगे इस पर भी, एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखिए, तिरंगे पर जिस तरह से विवाद हो रहा है, अगर एक कार्यक्रम है हर घर तिरंगा, देशभक्ति की भावना वाकई में लोगों के बीच में आएगी, अच्छा है, एक नई तस्वीर देखेंगे। लेकिन हम एक साथ क्यों नहीं आ सकते, यानी कि तमाम राजनीतिक दल हम जिक्र कर रहे हैं इस बात का। और मैं कांग्रेस के जो मेहमान हैं उनका एक बार रुख करती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ। सारिका जी, सुनील कुमार जी, कल मैंने देखा राहुल गांधी भी अपनी डीपी बदलते हैं, वो एक लाइन कोट करते हैं। प्रियंका गांधी डीपी बदलती हैं, वो एक लाइन कोट करती हैं। क्यों इसे बहुत निजी ले लिया गया? जयराम रमेश का मैं जिक्र करूं, अलग अलग नेताओं का, आप सोशल मीडिया देखिए, पूरा ट्विटर देखिए, ये डीपी विवाद क्यों शुरू कर दिया? नहीं, आप जीनत जी बताइए डीपी में क्या है? क्या चीज है डीपी में? आपने क्या देखी डीपी में? अब देखिए, भारत सरकार का प्रोग्राम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं और वो झंडा है, उसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई। मैं ये नहीं कह रही कि वो खराब है। जीनत जी, अगर ये भारत सरकार, सुनिए ना, अगर ये भारत सरकार का ही प्रोग्राम था या एजेंडा, मैं अगर अधीर रंजन चौधरी जी के स्टेटमेंट को मान लूं, वो कहते हैं कि हम अपना कार्यक्रम करेंगे, हम भाजपा के पॉलिटिकल एजेंडे में कैसे शामिल हों, तो फिर आपने तो ये जो तस्वीर बदली, आप शामिल हो गए ना, आप शांत कहां बैठे? नहीं, हमने एक तस्वीर क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? बिल्कुल थे। अगर हम उनको ये दिखा रहे हैं कि उनका झंडा उनके हाथ में है, इससे पहले आप ये जो भाजपा है या आरएसएस है, कितने लोगों के हाथ में झंडे, इनके जो पुराने लीडर हैं झंडा हाथ में देखे हुआ आपने फोटो देखी है? क्या बुराई क्या है इसमें? अगर हमने डीपी चेंज कर ली है तो क्या हमारा तिरंगा अलग है? वही तिरंगा है जो आज भी तिरंगा है। और हम ये कहना चाहते हैं कि इसको इवेंट मत बनाओ, तिरंगा घर घर लहराए, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस ने लहराया है, नवीन जिंदल जी ने पहल की थी कि एक्ट में नहीं था, उन्होंने कहा तिरंगा हर आदमी लहरा सकता, अपने घर पे भी लहरा सकता है। ये भी हमारी पहल है। वो 2002 में कोर्ट जाते हैं और परमिशन लेते हैं, स्पेशल केसेस में वो परमिशन लेते हैं, वो ठीक है। तिरंगा लहराने में कोई बुराई नहीं है, ये हमारे देश का तिरंगा है, हर नागरिक का अधिकार है। मेरा सवाल आपसे है, सुनिए आप, मेरा सवाल फिर सरल सा सवाल है, और अमूमन आप इतने ज्यादा चिड़चिड़े से नहीं होते हैं, आप मेरे साथ कई इश्यूज पे जुड़े हैं, कुतुब मीनार वाले मसले पे भी आप मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे याद है हमने धरोहर पे बात की है, उससे पहले भी। अमूमन आप ऐसे नहीं होते हैं। अभी मेरा जो सवाल है सर, मैं ये कहती हूं कि इनका पॉलिटिकल एजेंडा है, ठीक है, ये रातों रात देशभक्त बन गए आपके हिसाब से। आपने शुरू में कहा कि 24 की स्क्रिप्ट भी है, ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मान लूं, तो आपको चुप रहना था ना, नहीं रिएक्ट करते, आपने बैठे बैठाए मुद्दा क्यों दे दिया? आपको डीपी बदलनी थी ना, आप या तो पहले बदल चुके होते या बाद में बदल लेते। नहीं मैडम, जब हमारे से प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न का तो जवाब देना पड़ेगा ना। हम तिरंगे के खिलाफ नहीं है, हो ही नहीं सकते। हम तो ख्वाब में क्या, मरने के बाद भी हम तिरंगे के खिलाफ नहीं हो सकते। परंतु जिस प्रकार से तिरंगे का मिसयूज किया जा रहा है, तिरंगे को इवेंट बनाया जा रहा है, हम इसके खिलाफ है। ठीक है, हम पहले से तिरंगा फहराते आए, हमारे कांग्रेस दफ्तर में तिरंगा फहरता आया है, हमारे हर प्रोग्राम में फहरता है। तिरंगे का मान सम्मान तब होगा जीनत जी जब देश में बेरोजगारी खत्म होगी। तिरंगे का मान सम्मान जब होगा जब देश में धर्म के नाम पर ये दंगे खत्म हो जाएंगे। तिरंगे का सम्मान जब होगा जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ मिलकर रहेंगे। तिरंगे का मान सम्मान तब होगा जब देश में गरीब मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए नहीं तरसेगा। तिरंगे का सम्मान जब होगा जब बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। ठीक है सारिका जी, कुल मिलाकर अगर आपने सुना सुनील जी को, तो ये एक पॉलिटिकल इवेंट है, इसे इस तरह से बना दिया गया है। देखिए जीनत, मुझे आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। आपने एक क्वेश्चन इनसे अराइज किया था कि क्या ये वही कांग्रेस पार्टी है जो पहले हुआ करती थी। आपका जो सवाल था वो मैं उसके लिए आपकी दाद देती हूँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि एक परिवारवाद वाली पार्टी है। इन्होंने सिर्फ जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया कि झंडा सिर्फ उन्होंने, ये भूल गए। मैं इनकी जनरल नॉलेज के लिए पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि झंडे का जो आविष्कार है वो किसने किया था, तिरंगे का हमारे। आप पूछिए, मेरी तरफ से आप क्वेश्चन पूछिए, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता बता दे तो नहीं बता पाएंगे।
नहीं बता पाएंगे वो कि किसने किया था, क्योंकि इनको सिर्फ परिवारवाद पता है, इनको जवाहरलाल नेहरू पता है, इनको राजीव गांधी पता है, इनको इंदिरा गांधी स्टेडियम पता है, क्योंकि पूरे देश में सारे स्वतंत्रता सेनानियों का जो अपमान हुआ है वो आज नेशनल हेराल्ड के जरिए आप देख रहे हो कि किस तरह से कितने हजारों करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया गया। ईडी उस पर पूछताछ करती है तो सवाल जवाब किया जाता है। नेशनल हेराल्ड केस में बता दो 1 रुपया क्या पिंगली वेंकैया जी ने लिया है या राहुल मैं गांधी आपके ने लिया बीच है? में बिल्कुल नहीं बोली जीनत, मैं इनके बीच में नहीं बोली, मुझे बोलने दिया जाए। ठीक है, आप पिंगली वेंकैया का जिक्र कर रहे हैं। 2 अगस्त 1876 को उनका जन्म होता है और किस तरह से वो पहले तो लाल और हरा आता है झंडे का रंग, उसके बाद फिर बाद में व्हाइट ऐड किया जाता है, फिर उसके बाद केसरिया और हरा आता है, फिर लगा कि नहीं ये तो सिर्फ 2 धर्म का प्रतीक माना जाएगा। उसके बाद हाँ नहीं ठीक है, लेकिन ये टॉपिक है नहीं। देखिए मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता के बीच में नहीं बोली तो मुझे बोलने का मौका। अच्छा अभी आप बोल लीजिए, लेकिन सवाल पे रहिए आप। अगर अब इतिहास में जाएंगे फिर मैं बताऊंगी कि जब भाई पहली बार झंडा लाल किले पे फहराया गया तो फिर एक शर्त थी कि भाई शहनाई का भी वादन होना चाहिए, फिर वो शहनाई बजी, वो एक देशभक्ति से जोड़ने के अलग तरीके थे। लेकिन हम टॉपिक पे अभी मेरे भाई ने बोला कि एक विचारधारा की लड़ाई है, तो ये परिवारवाद खाली नेहरू जी ने स्वतंत्रता दिलाई, उन्होंने ही झंडा फहराया, तो ये ऐसी बात नहीं है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको सम्मान दिलाने के लिए ये सब किया जा रहा है। जो झंडे का सम्मान है हमारे एक भारतवर्षीय के दिल में होना चाहिए, दिल से रिस्पेक्ट होना चाहिए। मैं कहती हूँ अगर ये प्रोग्राम सरकार ने चलाया है तो इसमें क्या बुराई है, ये एक विचारधारा की लड़ाई है। अभी सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि आरएसएस एक ऐसी पार्टी है जो देशभक्त पार्टी नहीं है, तो मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि कोरोना काल में आरएसएस ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने जमीन पर उतरकर गरीबों को खाना पहुंचाया, बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में तिरंगा क्यों नहीं लहराया आज तक? 52 साल तक आरएसएस तिरंगा क्यों नहीं लहराया? के बारे में उल्टा सीधा ना बोले तो अच्छा है, क्योंकि आरएसएस ही एक ऐसी पार्टी है जो बच्चे के दिल में देश की भावना, आज भी जो भावना को पैदा करता है। प्रचारक हैं उनके डीपी में ना बोले भगवा है, आरएसएस के लिए तो बहुत अच्छा होगा। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं कि आप हमारे झंडे को घर घर तक पहुंचाएं, जैसे केजरीवाल जी का उदाहरण देती हूँ, टैक्स केयर की पैसे से पूरे दिल्ली में उन्होंने होर्डिंग लगाए झंडे को हाथ में लेके, उससे बेहतर होता है हम बच्चे के हाथ में झंडा दे और उसको भी पता चले कि झंडे की कीमत क्या होती है और वो अपने घर पे लगाए। कीमत नहीं है, कीमत शब्द ठीक नहीं है, झंडा अतुल्य है, ठीक है ना। कीमत मींस वैल्यू है ना। आप जीनत जी कीमत का मतलब मैं समझ रही हूँ आपकी बात कि वो उसको वैल्यू का पता होना चाहिए कि हमारा झंडा कितना ऊंचा है और हमने इसको निरंतर आगे बढ़ाना है। आज देखिए यूक्रेन का युद्ध होता है और आज हमारे झंडे को लेकर जो भारत के नागरिक है वो स्वतंत्रता पूर्वक वो सही तरीके से चाहे रूस हो या यूक्रेन हो वो उनको वापस भेज देते हैं। आज किसके कारण हुआ ये? 8 वर्षों में मोदी जी के कारण हमारे झंडे का सम्मान बढ़ा है और उससे पहले आप देखते कि हमारे देश को कैसे देखा जाता था विदेशों में। आज मोदी जी ने हमारे देश का नाम रोशन किया है और आगे बढ़ाया है। सबका साथ सबका विकास करता है, तो इसमें अपनी राजनीति करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, एक सवाल और है आपसे। महंगाई, बेरोजगारी, वो कह रहे थे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो तमाम मुद्दे हैं अगर उनका सॉल्यूशन हो जाता है, देश और देशवासी, अब देशवासी अगर बेहतर स्थिति में है तो हमारा देश बेहतर स्थिति में है, तो उस पर भी थोड़ा सा मंथन हो जाना चाहिए। वो कहते हैं कि टॉपिक से भटकाने की कोशिश है और इसीलिए दरअसल इसे इवेंट बना दिया गया। वो एक पॉलिटिकल सवाल, वो कह रहे 24 की स्क्रिप्ट है ये। 70 साल से कांग्रेस ने राज किया और राजीव गांधी कहते थे हम गरीबी हटाएंगे, हम गरीबी हटाएंगे, हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन इन्होंने गरीबी नहीं हटाई, इन्होंने गरीबों को हटाया। उनका जो पैसा था उससे भ्रष्टाचार किया, खाओ और खाने दो। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यहाँ पर अगर कोई भी गलत काम करेगा तो वो जरूर, क्योंकि पहले हम फिल्मों में देखते कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन आज हम रियलिटी में देख रहे हैं कि वाकई में कानून के हाथ लंबे होते हैं। क्योंकि आपने देखा कि दोनों जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी बेल पर थे और आज उनको सवालों के जवाब देने पड़े, तो आज वो कतरा रहे हैं। तो ये देश है, इसको झुकने नहीं देंगे। अगर देश में एक ये जो झंडे का जो अभियान चलाया है ये इसीलिए चलाया गया है कि हर एक देशवासी की दिल में एक भावना हो अपने झंडे के लिए, जैसे सैनिक होता है। अब मैं कहती हूँ अगर सैनिक हमारी सीमा पर जाकर झंडे के लिए पहले से सम्मान है, पहले से भावना, आज आप नई भावना नहीं क्रिएट करेंगे। चलिए ठीक है सुनील कौशिक जी, देखिए वैसे तो ये है ही दुर्भाग्यपूर्ण कि हम कम से कम झंडे के विषय को लेकर भी आज हमें बंटवारा देखने को मिल रहा है।
अब तो क्रेडिट की लड़ाई, डीपी की लड़ाई, आप भी ट्विटर पे हैं, आपने भी देखा होगा किस तरह से अगर आप कुछ नहीं तो फोन ही देख लीजिए, व्हाट्सएप पे आपको लगा कि लोग ऐसे बंट गए हैं। नहीं देखो, जीनत अमृत महोत्सव सरकार मना रही है 75वें वर्ष में। मुझे लगता है कि ये इवेंट ही इसको मान लिया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इवेंट में यार हर देश का नागरिक को चाहे डीपी लगाए, चाहे घर के बाहर लगाए, चाहे ऑफिस के बाहर लगाए, ये बहुत अच्छी बात है। और जो कांग्रेस ने डीपी बदली, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू के साथ, मैं इसको बुरा नहीं मानता। हाँ। तो जवाहरलाल नेहरू का ऐसा नहीं योगदान नहीं है इस देश में, बहुत योगदान है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। वो किसी पार्टी के नेता के साथ साथ इस देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। यदि प्रधानमंत्री के हाथ में झंडा दिखाया जाता है, चाहे पूर्व हो चाहे वर्तमान में हो, तो इस पर क्या आपत्ति किसी पार्टी को होनी चाहिए। बीजेपी वाले भी मोदी जी के हाथ में, अमित शाह जी के हाथ में, जेपी नड्डा जी के हाथ में झंडा की डीपी लगा सकते हैं इसमें। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इसको इवेंट के रूप में नहीं मनाना चाहिए, सवाल यहां खड़ा होता है। यदि कांग्रेस और जोर शोर से मनाती, कुछ कमियां और गिनाती भारत सरकार को कि इस इवेंट में ये कमी रह गई है या और दुरुस्त होने की आवश्यकता है। दूसरी बात आप देखिए कि 2002 में 26 जनवरी 2002 में सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना पड़ा कि कौन कौन झंडा लहरा सकता है। 50 साल लगे। क्या कांग्रेस की सरकार रही? कांग्रेस की सरकार रहते हुए यह आदेश सरकार की तरफ से आता तो कितना अच्छा रहता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यह बताना पड़ा कि हाँ, हर घर झंडा फहराया जा सकता है। दूसरी बात आप देखेंगे, हर चीजें आप चुनाव से लेकर के जोड़ देंगे तो मुझे लगता है कोई काम इस देश में हो ही नहीं पाएगा। हर कहीं ना कहीं चुनाव होते ही हैं, चाहे लोकसभा का हो, लोकसभा का आएगा 5 साल बाद, कभी 4 राज्यों का आएगा, कभी 3 राज्यों का आएगा। लेकिन मेरा मानना है कि विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। यह सरकार कोई अच्छा काम करती है, अब जैसे संसद में कुछ शब्द आए कि इन शब्दों पे बैन लगाया जाना चाहिए, ये उसमें रिकॉर्ड में नहीं रहेंगे। हाँ, असंसदीय। मुझे लगता है कांग्रेस और 15 शब्द दे देती कि इनको भी आप रखिए जो कांग्रेस के खिलाफ उपयोग हो रहे थे। एक लिस्ट कांग्रेस की तरफ से और आ जाती कि ये शब्द भी असंसदीय हैं, जरा सरकार से अपील करते हैं कि इन शब्दों को भी जोड़ लिया जाए। बहुत अच्छी बात, सरकार को घेरा जा सकता था। दूसरी बात रही महंगाई की बात और बेरोजगारी की बात, मुझे लगता है कि ये कोई मुद्दा खत्म होने वाले मुद्दे नहीं है। कम और ज्यादा तो हो सकते हैं। क्या मनमोहन सिंह जी की सरकार गई तो क्या बेरोजगार नहीं थे इस देश में? 19 करोड़ के आसपास बेरोजगार थे। अब ज्यादा हो सकते हैं, पहले कम हो सकते थे। क्या महंगाई पहले नहीं रही है? 2007 में आप देखिए, उसके बाद आप देखिए 2009 में महंगाई को आप देखिए, तो ये अप एंड डाउन होंगे, खत्म नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों पर यदि विपक्ष भी साथ आता है सरकार के, तो लगता है देश की जनता को कि एक सार्थक पहल हो रही है। लेकिन ये देश से जुड़े हुए मुद्दे ऐसे हों जहां विकास की बात हो, जैसे जीएसटी की बात कहेंगे आप, जीएसटी पे बीजेपी ने विरोध किया, जीएसटी कौन लेकर के आया? बीजेपी लेकर के आई। आपका सवाल कांग्रेस को खड़ा करना चाहिए था। आधार कार्ड के लिंक की बात, बीजेपी ने इसका विरोध किया, कौन लेकर के आया? बीजेपी लेकर के आई। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं ना, बीजेपी भी समझती थी कि ये देश में। लेकिन मैं फिर आपसे एक चीज पूछती हूँ सर, सुनील जी, माफ कीजिएगा कौशिक जी, क्या ये दोनों तरफ से नहीं बराबर होना चाहिए? दोनों तरफ से अगर मैं कहती हूँ कि ये भी कुछ मशवरा दे तो क्या उधर से स्वीकार होगा सत्ता पक्ष से? या कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया, वो फंस जाती है, हर बार फंस जाती है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? देखो दिक्कत क्या होती है दीना, कि जब विपक्ष एक साथ एक मुद्दों पर लड़ता है तो मुझे लगता है सरकार सोचने को मजबूर होती है। इस देश की सरकार ने विपक्ष का हमेशा सम्मान किया और बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं ना जब विपक्ष को पूछा गया है। आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में संबोधन करने के लिए भेजा गया था। लेकिन विपक्ष एक तो हो, विपक्ष का नेतृत्व एक नहीं हो पा रहा है, आपस में लड़ रहे हैं। यदि बहुजन समाज पार्टी के विधायक होते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस विलय करा लेती है। यदि आप पश्चिम बंगाल की बात करोगे तो कांग्रेस के तमाम नेता पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं। यदि पूर्वोत्तर की राज्यों की बात करोगे तो तमाम नेता पश्चिम बंगाल में, अभी तृणमूल ने वहां प्रवेश किया, कांग्रेस के तमाम लोग वहां आ गए। समाजवादी की पार्टी की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं, बाद में जाकर समाजवादी पार्टी को गाली देते हैं। तो जब ऐसी स्थिति में विपक्ष बिखर जाए तो मुझे लगता है हर सत्ता पक्ष में फायदा उठाएगा। इस भाजपा की जगह यदि आज की स्थिति में कांग्रेस भी होती और विपक्ष के कांग्रेस की जगह भाजपा विपक्ष में होती तो निश्चित तौर से जो भाजपा कर रही है वो कांग्रेस करती। आप तो पश्चिम बंगाल तक चले गए, अभी दिल्ली का एक एग्जांपल मैं रखती हूँ, फिर आप बात पूरी कीजिएगा। अभी अब आप देखिए कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी का एक ही सुर था,
लेकिन जब ईडी इन्वेस्टिगेट करती है उधर सत्येंद्र जैन जी को, इधर राहुल गांधी जी को, तो फिर अलग चीज नजर आ जाती है। वहां पर ये वेलकम करते। तो हम अगर सिर्फ दिल्ली में ही देख ले तो ये एक बिखराव नजर आ ही रहा है। नहीं, बिखराव के साथ साथ जीनत समझना पड़ेगा कि आप वो बड़ी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी हो या सीबीआई हो, हाँ। इन पे हर सरकार पे टिप्पणी हुई है। आप जब कांग्रेस की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा, तोता है तिजड़े का तोता है सरकार का। दूसरी बात, जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही अमित शाह और मोदी जी ने इनका सब एजेंसियों का सामना किया कि नहीं किया। तब बीजेपी भी आरोप लगाती थी कि हमारा दुरुपयोग हो रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी, मुलायम सिंह ने कई बार टिप्पणी की कि सीबीआई का डर दिखा करके कांग्रेस बार बार हमको डराती है। दूसरी बात, जब सीबीआई की जांच चल रही थी आय से अधिक संपत्ति की, तो मुलायम सिंह यादव जब सोनिया गांधी जी से मिले तो क्या रखा गया उसमें। तो ये सब सारी चीजें हैं कि एजेंसियों का हो सकता है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं सोचता, न ऐसा कोई बिल लाना चाहता है, न ऐसा कोई ड्राफ्ट तैयार करना चाहता है कि सत्ता पक्ष इन एजेंसियों का दुरुपयोग न कर पाए। चलिए ठीक, इंतजार बात का रहता है कि हम सत्ता में तो हम भी वही करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, फिर मैं दीपचंद जी से भी, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा इंतजार किया, उनकी प्रतिक्रिया भी उतनी जरूरी हो जाती है। बहुत छोटा ब्रेक ले रहे हैं, फिर चर्चा इसी पर आगे बढ़ाएंगे। तो हर घर तिरंगा कार्यक्रम है, बेहतरीन कार्यक्रम जिसकी हम बात कर रहे हैं, और अमृत महोत्सव में है, और कोई भी सरकार होती तो लगता है वो करती ही, जरूर करती। दीपचंद जी, क्योंकि आपका कमेंट रह गया था, क्या ये एक ट्रेंड चल पड़ा है कि अगर सरकार का कोई कार्यक्रम है तो हम उसे राजनीतिक चश्मे से ही देखें, उस पर शक ही करें, और शायद यही वजह रही कि एक बेहद ही खूबसूरत ये कार्यक्रम है, उस पर भी सवाल खड़े हो गए। देखिए आदरणीय जीनत जी, ये देश की सरकार देश के हर घर तक तिरंगा लहराने की बात कर रही है, बहुत अच्छी बात है। तिरंगे का लहराना चाहिए और तिरंगे का सम्मान होना चाहिए, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा सारिका जैन से कि क्या आरएसएस राष्ट्रीय सेवक संघ सार्वजनिक तौर पर तिरंगे का सम्मान व तिरंगा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता देश को स्पष्ट करेगी? क्योंकि पूर्व में तिरंगे को अस्वीकार करने वाले लोग आज तिरंगे की छत्र छाया में आकर महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, जीएसटी, पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों और रुपए की गिरती हुई कीमत पर बात नहीं कर रहे। तिरंगा विकास का प्रतीक है। क्या देश के अंदर सद्भावना बढ़ी है कि घटी है? सारिका जैन बताइए मुझे आप। अगर आपको लगता है कि स्कूटर, बाइक और फोर व्हीलर पर लेकर चले तिरंगा का, तो तिरंगा का सम्मान होगा, ऐसे नहीं। तिरंगा का सम्मान दिल से होता है।
और जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो तिरंगे का सम्मान करेगा। मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे कि अभी सारिका जैन जी कह रहे थे कि कांग्रेस ये बीजेपी आरएसएस मानती है तिरंगे को। मैं इनको एक बात बता दूं, 14 अगस्त 1947 आजादी की पूर्व संध्या में आरएसएस की क्या राय थी? जो किस्मत से सत्ता में आ गए हैं वो लोग हमारे हाथ में तिरंगा तो दे सकते हैं, हिंदू इसका सम्मान नहीं करेगा, न ही इसे ग्रहण करेगा। ये 3 का आंकड़ा है, आप अपने आप में अशुभ इक्वल है। ये जो 3 रंग है जिसको हम सलामी देते हैं वो मानसिक तौर पे कुप्रभाव डालेगा और देश के लिए हानिकारक होगा। तो अब ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के सपोर्ट में खड़ी है और कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी के सपोर्ट में खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी सावरकर को मानती है और कांग्रेस महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं। फर्क विचारधारा का है। अब फर्क ये भी है कि सावरकर जी जो इसको भारतीय जनता पार्टी मानती है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि सावरकर जी ने भारत माता को माता नहीं कहते, ये पितृभूमि कहते थे। और जवाहरलाल नेहरू 9 साल जेल रहे और जेल में उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी और सावरकर जी ने माफीनामे लिखे। फर्क ये है, मैंने आपको पहले क्या कहा था कि ये सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स हो गया है, नहीं तो बीजेपी इसको इसे सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स बनाना चाहती है, लेकिन ये भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम था तो इसके अंदर सभी विपक्ष को इसमें शामिल होना चाहिए था, मेरा ये मानना है। चलिए ठीक है, सारिका जी बड़े गंभीर आरोप लगाए आप एक बार जवाब दे दीजिए जल्दी से। देखिए, सबसे पहले तो मैं कौशिक जी ने अभी कुछ बोला था कि मैं जब अच्छा मानता जब ये बोलते कि जो मोदी जी ने अभियान चलाया उसमें और इवेंट्स में और अच्छा बेहतर किया जाए, ऐसा कांग्रेस बोलती। तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि जब कांग्रेस पार्टी इस तरह के सवाल या निशान उठाती कि झंडा तेरा है और ये झंडा मेरा है। और अब मैं आ जाती हूँ, भाई साहब बोल रहे थे कि आरएसएस क्यों झंडा नहीं लगाती, तो मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि बीजेपी भी आरएसएस से निकली हुई है और मोदी जी भी आरएसएस के कार्यकर्ता स्वयंसेवक रहे हैं। तो ये ऐसा ना, वो सवाल तो जायज है ना, 52 साल का बार बार जिक्र होता है, वो सवाल तो गलत नहीं है, सवाल तो जायज है। देखिए जो आरएसएस है हमारी, वो बच्चे बच्चे में देशभक्ति की भावना पैदा करती है। आपने देखा होगा आरएसएस के स्वयं सेवक बच्चे बच्चे को घर से खींच कर लाते कि आप एक्सरसाइज कीजिए, आप देश के प्रति अपना सम्मान व्यक्त कीजिए, आप भारत माता के प्रति अपना सम्मान व्यक्त कीजिए। मैं अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की 2-4 पंक्तियां आपको बताती हूँ कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है और इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए और हम मरेंगे तो इसके लिए। और अगर हमारी अस्थियों से कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। तो हमारी जो पार्टियों के स्वयं सेवक है या कार्यकर्ता है, उनमें कूट कूट कर देशभक्ति भरी है। और इसीलिए आज ये इवेंट हो रहा है कि हर बच्चा जाने कि हमारा जो तिरंगा है उसका क्या। मुझे आप एक सवाल का जवाब बस, ठीक है, देशभक्ति, ठीक है, देशभक्ति एकदम जगजाती है। कौन सा उदाहरण आप मुझे बताइए ना। 52 साल तक आपने आरएसएस के कार्यालय में कभी तिरंगा फहराया हो तो मुझे एक भी फोटो पिक्चर दिखा दीजिए, चलो मैं मान लूंगा। कि हम भी आरएसएस के ही कार्यकर्ता है, हमारी जो बीजेपी पार्टी है वो भी आरएसएस का ही है। तो आप ये तो कांग्रेस पार्टी को बल्कि सारे सांसद और मंत्रियों को इसमें आना चाहिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। 52 साल तक आपने तिरंगा लहराया नहीं, इस पर फिर बहुत ज्यादा पिक्चर दिखा दीजिए। और आज आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये गलत है। इसको कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे, ठीक है, नहीं सर्टिफिकेट तो कोई किसी को दे ही नहीं सकता। सर्टिफिकेट तो, हाँ बोलिए आप जल्दी से कौशिक जी। हर राजनीतिक दल का अपना एक झंडा होता है, हर एक संगठन का अपना एक झंडा होता है। ठीक बात। कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसका झंडा ना होता हो। जब नियम 2002 में सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया तो आरएसएस ने झंडा लगाना शुरू किया, वहां फहराना शुरू किया। 2002 के बाद से सरकार कांग्रेस को समझना चाहिए था कि ये सुप्रीम कोर्ट को आदेश झंडा रोहण का करना पड़ा, हर घर झंडा या हर ऑफिस में झंडा फहराया जाएगा, तो मुझे लगता है आरएसएस पर यह सवाल खड़ा नहीं होता। लेकिन 2002 के बाद मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो आरएसएस के कार्यालय पर झंडारोहण न हुआ हो। ये सिर्फ आरोप है कि 52 साल से नहीं है, एक व्यक्ति ने कहना शुरू कर दिया, सारे लोग उसको कहना शुरू कर दिए कि सर 52 झंडा क्यों नहीं फहराया गया। जब 2002 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और जब हर नागरिक को, हर संगठन को झंडा फहराने का अधिकार दिया गया तो उसमें आरएसएस सम्मिलित था। आरएसएस ने उसका विरोध किया है। हाँ, 2002 में तो आप झंडा फहरा सकते हैं। आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं कौशिक जी। 15 अगस्त पे कभी भी आरएसएस ने झंडा नहीं फहराया था।
नागपुर में झंडा फहराया गया था, 3 लोग गिरफ्तार हुए थे। कोई भी संस्था 15 अगस्त पे झंडा फहरा सकती थी, और वो भी कांग्रेस के सांसद ने ही करवाया था, सुप्रीम कोर्ट से भी जो कराया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के सांसद ने कराया, कांग्रेस ने क्यों नहीं? नवीन जिंदल गए थे सुप्रीम कोर्ट, क्या नवीन जिंदल गए थे, वो कांग्रेस में है, कांग्रेस में थे नहीं। ठीक है, अभी मुझे फाइनल कमेंट्स लेने हैं, मेरे पास समय नहीं है। मुझे एक चीज बताइए सारिका जी, रैली होती है कल, जिस तरह से पूरी यात्रा निकाली गई, क्या आप लोगों ने विपक्ष को कहा है कि भाई हम एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको हम निमंत्रण देते हैं? आप लोगों ने भी बड़ा खुला दिल दिखाया है कि आइए हम मिलते हैं और एक यात्रा निकालते हैं देशभक्ति की भावना? तो बिल्कुल हमारा दिल खुला है। बीजेपी पार्टी हर किसी कार्यकर्ता का, चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता, उसका सम्मान करती है। और हमारा देश ये सबका है, इसमें कोई हमारा देश नहीं है, हमारा झंडा नहीं है, तो सबका झंडा है। सबको 13 तारीख से 15 तारीख तक पूरे अपने भारत में झंडे लगाने हैं, हर घर पर लगाइए, हर घर पे देशभक्ति की भावना जगाइए। तो यही हमारा एक, हम ये प्रयास कर रहे हैं जिससे कि हमारा देश एक आगे विस्तार कर सके, आगे विकास कर सके, और देशभक्ति की भावना बच्चे बच्चे के अंदर आए। तो हम तो दूसरी पार्टियों को भी कहते हैं, उनको क्वेश्चन आंसर करने ही नहीं चाहिए थे। ये तो विवाद का मुद्दा ही नहीं था, ये तो एक हमारा तिरंगा है, सभी का है। तो इसमें मैं सोचती हूँ कि अगर ये विवाद का, बहस का मुद्दा है तो ये अच्छा नहीं है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है, ये विवाद का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। चलिए सुनील जी, आपके फाइनल कमेंट, क्या कांग्रेस पार्टी सेल्फ गोल कर गई, या फिर आपको लगता है कि नहीं, जो डीपी, राहुल गांधी, जयराम रमेश, प्रियंका गांधी और तमाम लीडर्स ने लगाई है, उसके जरिए आपने दरअसल बार बार आप ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी दिखाए उनके पास उनके किस नेताओं की इस तरह की तस्वीर है, तो आपको लगता है कि नहीं, आपको ये आप कैश कर गई इस इशू को? नहीं, ये इशू की बात नहीं है जीनत जी, बात ये है कि ये जो इवेंट बनाया गया उसके खिलाफ है। और आज देशभक्ति की बात एक आम आदमी कहता है बड़ी अच्छी बात है, परंतु वो कहें जिन्होंने विरोध किया था, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई नहीं लड़ी, वो आज कहें कि हम कट्टर देशभक्त है। कहां से देशभक्त है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कौन सी देशभक्ति की बात कर रहे हैं? और देशभक्ति से भी, उसके साथ भी बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। वो तो हमेशा है ना, वो तो हमेशा है ना सर, वो तो हमेशा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि फिर आप मुझे एक बात बताइए। नहीं ठीक है सर, एक सेकंड, गरीबी, बेरोजगारी, अब गरीबी हटाओ तो इंदिरा जी, स्वर्गीय इंदिरा जी का नारा था ना सर। जीनत जी चरम पे, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज सिलेंडर की कीमत देखो ना, 400 मैं ये नहीं, सुनिए ना, मैं ये नहीं कहती कि ये विषय नहीं है, ये इश्यूज हैं, और हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में इससे सफर कर रहे हैं जी। ये इश्यूज हैं, मैं नहीं कहती कि ये इश्यूज नहीं है, और मैं अपने इसी प्रोग्राम में इस तरह के इश्यूज पर भी चर्चा करती हूँ। मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि क्यों हम तिरंगे को लेकर एकजुट एक छतरी के नीचे नहीं आ पा रहे हैं, क्रेडिट लेने की होड़ क्यों मची हुई है सर? मेरा सवाल ये है। हम देश के साथ है तिरंगे के लिए, हम देश के विरोध में नहीं जा सकते, हमारी शान तिरंगा है। मैं ये कह रहा हूं कि किस आप सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी या कांग्रेस के जो एमपी हैं, किस एमपी को इन्होंने लेटर लिख के बोला कि आप तिरंगा यात्रा में आए, कांग्रेस सरकारी प्रोग्राम में आए? आप एक बता दें, सारिका जी बता दें कि कौन से कांग्रेस के एमपी को इन्होंने लेटर लिख के बोला है कि भाई आप हमारे प्रोग्राम में आए? जीनत जी, ये तो सभी को आह्वान आप बताएं ना, सभी का मतलब नहीं है। आप कार्यक्रम करते सांसदों को बुलाते हैं अलग से, आप तो आपका अपना सांसदों को बुलाते हैं। सारिका जी कौन सा लेटर लिखा है? मन की बात में सबको संबोधन किया है कि 13 तारीख से 15 तारीख तक आप झंडे लगाएं। सांसद जी, मैं कह रहा हूं तो कौन से सांसदों को? देखिए, विपक्ष, सत्ता पक्ष, हम जब इस विषय को बहुत ज्यादा अगर खींचतान करते हैं तो ये बहुत लंबा खींचेगा, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हर पार्टी का अपना दफ्तर है, अपना झंडा है, अपना कार्यालय, मैं जिक्र कर रही हूँ, अपने कार्यकर्ता हैं, अपनी विचारधारा है, लेकिन एक झंडा जिसको लेकर, जिसके तले हम सबको आना चाहिए था, हम नहीं है। और तिरंगे की जब हम बात करते हैं बार बार, तो बहुत महत्वपूर्ण, केसरिया बलिदान का प्रतीक है। जब हम सफेद रंग का जिक्र करते हैं, वो हमारी पवित्रता का प्रतीक है जो सभी को समाहित करता है, और हरा रंग उम्मीदों का प्रतीक है कि हम आगे बढ़ेंगे एकजुट होकर। काश हमारे कुछ नेता भी इस बात को समझ ले। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सच में बहुत जरूरी है। मसला तिरंगा का हो तो थोड़ा ऊपर उठना होगा संकीर्ण मानसिकता से। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं हम, कहीं मत जाइएगा।